हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे 11th एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स के लिए प्रश्नावली 3 क्वेश्चन नंबर 10 से आगे वाले क्वेश्चन। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आई बटन में उसका लिंक है और वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा है यदि x y का प्रतिलोमानुपाती है और y z का प्रतिलोमानुपाती है, यानी x y का प्रतिलोमानुपाती है, इसका मतलब x प्रोपोर्शनल टू 1/y, ठीक है। y z का प्रतिलोमानुपाती है, इसका मतलब है y प्रोपोर्शनल टू 1/z। तो सिद्ध करना है x समानुपाती है z के, ठीक है। अब दो समीकरणें, दो आइडेंटिटीज़ हमारे पास हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ से हम इसको 1 और 2 ने मानते हुए हम क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, यहाँ इसकी जगह पर कोई कांस्टेंट k1 लेते हैं और 1/y लिख देते हैं। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ देखिए y इक्वल्स टू कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी आपका स्वैच्छिक होगा, स्वेच्छा से आप कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल्स टू k2 इंटू 1/z, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करते हुए आपको y का मान 2 से उठाकर 1 में रखना है। प्रूफ में देखिए, प्रूफ समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब बात आती है कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, देखिए हमें जो प्रूव करना है उसको बार बार देखिए, ध्यान से देखिए। x और z है प्रूफ में ओनली, लेकिन हमें जो दिया गया है उसमें y भी है, तो हमें y को यहाँ से एलिमिनेट करना है, y को भगाना है, और वो केवल तभी हो सकता है जब हम दोनों समीकरणों का प्रयोग करके y को हटा दें। y कैसे हटेगा, y के स्थान पर k2 1/z हम इस समीकरण में रख दें तो y यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए अब x एज इट इज लिखना है, इक्वल्स टू एज इट इज लिखना है, k1 एज इट इज रहेगा, 1/y की जगह पर रखोगे k2 इंटू 1/z, ठीक है। यहाँ 1/z है, z जाएगा सबसे ऊपर, तो x इक्वल्स टू होगा k1, इस k2 को मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ k1/k2 इंटू z, ठीक है। या यहाँ k1 और k2 दोनों ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, तो मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाकर इसको प्रोपोर्शनल टू z लिख रहा हूँ, और यही है जो हमें इसमें प्रूव करना था, ठीक है। इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट लिखेंगे, और इक्वल हटा रहे हैं तो कांस्टेंट को हटा देंगे, डायरेक्टली x प्रोपोर्शनल टू z लिख देंगे। समझ गए ना, लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं ध्यान से। x³ के अनुसार y विचरित होता है जब y बराबर 2c है और x बराबर c है, तो x और y के बीच संबंध स्थापित करो।
y का मान ज्ञात करो जब x बराबर है 2c। देखिए क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब जो है लिख देते हैं गिवन में, एक्स क्यूब विचरित होता है y के अनुसार, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल्स टू के वाई। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें दिया है कि जब y इक्वल्स टू 2c है और x इक्वल्स टू c है तो x और y के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध कैसे बनेगा, ये दोनों मान इस समीकरण में रखकर k का मान निकाल लें, k के मान को फिर से समीकरण 1 में रख दें तो जो इक्वेशन मिलेगी वो अभिष्ट संबंध होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 2c और y बराबर 2c और x बराबर c रखने पर x की जगह पर रखेंगे c तो ये c क्यूब हो जाएगा, k एज इट इज। y की जगह पर रखेंगे 2c। अब क्यूब से ये c कटेगा तो यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, c स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू 2 को इधर लाएंगे तो k की वैल्यू हमें मिलेगी c स्क्वायर बाई 2। अब ये k का मान समीकरण 1 में रख दो, k का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई, या हम इसको कह सकते हैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कराकर 2x क्यूब और सी स्क्वायर वाई वाले पद को लेफ्ट हैंड में लाकर माइनस करके लिख देंगे तो ये अभीष्ट संबंध आया। ये क्या है, अभीष्ट संबंध है, अभीष्ट संबंध। अब देखिए आगे क्या करना है। अब हमें कहा कि जब x बराबर है 2c के तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो 2c हम समीकरण किस में रखेंगे, ये जो हमने अभी अभीष्ट संबंध बनाया है इसमें रख देंगे। तब x के स्थान पर 2c क्यूब इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई। ये क्यूब से पहले देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, c का क्यूब सी स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई। सी स्क्वायर से क्यूब हट जाएगा, 2 की गुणा इधर कराओगे तो y इक्वल्स टू मिलेगा 8 दूनी 16 c। ये होगा इसका आंसर, ठीक है, समझ गए, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है x इक्वल्स टू p प्लस क्यू प्लस r। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर p समानुपाती दिया है y के, क्यों समानुपाती दिया है वाई स्क्वायर, आर समानुपाती दिया है वाई क्यूब। फिर कहा है कि x बराबर 3, 14 और 39 है जबकि y बराबर 1, 2 और 3 है, ठीक है। x का मान ज्ञात करो जब y बराबर 5 है। जब y बराबर 5 तब x बराबर ज्ञात करना है। समझ गए क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए अब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिए हुए हैं दोनों, और y का मान 5 होगा तब x का मान ज्ञात करना है। तो पहले वो रिलेशन बना लेते हैं जिसमें हम y का मान 5 रखेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे।
यहाँ से देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, P इक्वल्स टू K1Y। ठीक है, ये K1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अपना स्वैच्छिक नियतांक हमने जोड़ा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू K2Y स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल्स टू K3Y क्यूब। इसको इक्वेशन सेकंड कह लेते हैं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। क्लियर? ओके, चलिए अब देखिए हमें क्या करना है। P, Q और R की वैल्यू उठाकर हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है, फिर K1, K2, K3 की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हमारे पास अभीष्ट रिलेशन आएगा, उस रिलेशन में हमें y का मान रखना है और x का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे, मैं जो कह रहा हूँ समझिए उसको। समीकरण 2, 3 व 4 से P, Q व R का मान समीकरण 1 में रखने पर x तो एज इट इज रहेगा, x इक्वल्स टू P1 का मान रखिए K1Y, Q का मान रखिए K2Y स्क्वायर, R का मान रखिए K3Y क्यूब। ठीक है, ये रिलेशन बन गया। अब इसको आप इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। अब समीकरण 2 में देखिए क्या करना है। एक बार x को 3 लेना है, y को 1। x बराबर 3 व y बराबर 1 रखने पर यहाँ 3 आ जाएगा। K1 इंटू 1 प्लस K2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस K3 इंटू 1 क्यूब। क्या किया देखना, जहाँ जहाँ y दिखा वहाँ वहाँ 1 रखा और जहाँ x दिखाई दिया वहाँ 3 रखा। अब K1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 ही मिलेगा, K2 को 1 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो K2 ही मिलेगा, K3 को 1 के क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो K3 ही मिलेगा। और इस 3 को मैं इधर न लिखकर इधर लिख रहा हूँ, तो ये हमारी नेक्स्ट समीकरण बनती है। अच्छा, ये ना 4 तक तो यहाँ हो चुकी थी, यहाँ 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे और इसको समीकरण 6 कहेंगे। ठीक है, अब पुनः देखिए, पुनः क्या करना है। अब x को लेना है 14 व y को लेना है 2 और फिर से किस में रखना है, समीकरण 5 में रखना है। समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में x की जगह पर रख दिया 14, K1 एज इट इज, y की जगह पर रखा 2 प्लस K2 एज इट इज, y की जगह पर 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह पर 2 का स्क्वायर, K3 इंटू y क्यूब की जगह पर 2 का क्यूब। ठीक है, इसको लिख देंगे 14 इक्वल्स टू, ये 2K1 हो जाएगा 2K1 प्लस यहाँ 2 दूनी 4, 4K2 आ जाएंगे और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 8K3 आ जाएंगे। या इसको हम इस 14 को, यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, ये भी देख सकते हैं हम, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो सब में से 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेकर ये आ जाएगा K1 प्लस 2K2 प्लस 4K3। देखिए एक बार देख लीजिए, 2 कॉमन लेंगे, 2 ही कम 2, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, इक्वल्स 2 में है 14, 2 से इस 14 को काट देंगे तो 7 आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी K1 प्लस 2K2 प्लस 4K3 इक्वल्स टू 7। ये समीकरण 7 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब हम इसी समीकरण 5 में x को रखेंगे 39
और y को रखेंगे 3। x बराबर 39 व ऐसे लिख देता हूँ। अब पुनः समीकरण 5 में x बराबर 39 व y बराबर 3 रखने पर, ठीक है, सब दिख रहा है ना, क्लियर? ओके, एक लाइन कैमरा से डाउन गई है, इसको लिख दूंगा मैं अभी। चलो इसी को लिख देता हूँ थोड़ा एडजस्ट करके। इसको देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर इस लाइन को। मैंने 2 कॉमन लिया था, 2 कॉमन लेने से पहले जो लाइन थी वो इस तरह से 2k1 प्लस 4k2 प्लस 8k3 इक्वल्स टू 14, ठीक है, ऐसे लाइन थी। रख दीजिए। अब समीकरण 5 कहाँ है? ये है। इसमें x की जगह पर रखना है 39 को और y की जगह पर रखना है 3 को। तो ये 39 इक्वल्स टू k1 y के स्थान पर रखेंगे 3 प्लस k2 y के स्थान पर रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस k3 y के स्थान पर रखेंगे 3 का क्यूब। 39 इक्वल्स टू 3k1 आ जाएगा प्लस 3 तिया 9, 9k2, 3 तिया 9 तिया 27, 27k3 आ जाएगा, ठीक है। 3 को कॉमन लें तो 3 इंटू k1 प्लस 3k2 प्लस 9k3 इक्वल्स टू 39। 3 से इसको काट दे तो 13 आ जाएगा। k1 प्लस 3k2 प्लस 9k3 इक्वल्स टू 13। दिस इज इक्वेशन 8। अब हमने 3 समीकरणें k1, k2, k3 के रूप में बना ली हैं। समीकरण 6, समीकरण 7 और समीकरण 8। इन तीनों को हल करके हम k1 और k2 और k3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए मैं अब इनको हल करने वाला हूँ। मैं ले रहा हूँ समीकरण 6 और 7, समीकरण 6 और समीकरण 7। आप चाहे तो इसके साथ भी समीकरण 6 को ले सकते हैं। ये समीकरण 8 है, समीकरण 6 लिख देते हैं यहाँ। k1 प्लस k2 प्लस k3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये समीकरण 6 है। कक्षा 9 में आपने 2 वेरिएबल्स वाले समीकरणों को हल करने की एक विधि पढ़ी थी, विलोपन विधि। वही विधि मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। इनको घटा रहा हूँ। घटाने पर ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये प्लस का है, ये माइनस का है और सेम है गुणांक इसका, तो कट जाएगा। 3 k2 में से 1 k2 गया, 2 k2 बच गया। 9 में से 1 गया तो 8 k3 बच गया और 13 में से 3 गया तो 10 बच गया। या 2 कॉमन लेने पर हम लिख सकते हैं k2 प्लस 4k3 इक्वल्स टू 5। ये कोई नेक्स्ट इक्वेशन मानी जाएगी जिसका नंबर होगा 9, ठीक है। एक समीकरण तो ये बन गई k2 और k3 में। एक और समीकरण हमें चाहिएगी k2 और k3 में। वो कैसे बनाएंगे? वो हम इसको और इसको सोल्व करके बना सकते हैं। देखिए, अब हम समीकरण 7 लिखेंगे। समीकरण 7 है k1 प्लस 2k2 प्लस 4k3 इक्वल्स टू 7। और समीकरण 6 क्या है हमारे पास? k1 प्लस k2 प्लस k3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। घटाएंगे इनको भी। घटाने पर किसके गुणांक बराबर दिख रहे हैं? k1 के। तो k1 कट जाएगा। 2 k2 में से 1 k2 घटेगा, k2 बचेगा। 4 में से 1 k2 घटेगा तो 3 k2 बचेंगे, सॉरी k3 बचेंगे। और 7 में से 3 घटेंगे तो 4 बचेंगे, ठीक है। ये समीकरण हो गई 10। अब हमें समीकरण 9 और 10 को हल करना है। तो समीकरण 9 को लिख देता हूं मैं यहाँ। ये समीकरण हो गई 9
और समीकरण 10 को लिख देते हैं। ये हो गई समीकरण 10। इनको घटाते हैं फिर से, K2 कट जाएगा, 4 में से 3 गए तो यहाँ पर एक K3 बच गया, 5 में से 4 गए तो 1 बच गया, यानी K3 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1। ठीक है, अब स्पेस नहीं रहा, मैं इधर लिख दूँ साइड में, इधर से देख लेना सभी। K3 का मान अब इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखकर K2 का मान निकाल लेंगे। K3 का मान समीकरण 9 में रख रहा हूँ, समीकरण 9 में, और समीकरण 9 है K2 + 4K3 और K3 के स्थान पर मैं रख रहा हूँ 1 = 5। तो K2 की वैल्यू आएगी 4 × 4, 4 इधर जाकर 5 में से घट जाएगा, K2 की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, अब K1 की वैल्यू हमारे पास है, K2 की वैल्यू हमारे पास है, K3 की वैल्यू हमारे पास है, तो इसको हम समीकरण 6 में रखकर K1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। समीकरण 6 से देखिए क्या करने वाले हैं, K1 + 1 + 1, क्योंकि भाई समीकरण 6 है K1 + K2 + K3 = 3, तो हमने K2 के स्थान पर 1 रख दिया, K3 के स्थान पर 1 रख दिया। अब ये K1 + 2 = 3 होगा, यानी K1 की वैल्यू भी आएगी 3 - 2, यानी K1 की वैल्यू भी आएगी 1। ठीक है, एक बार यहाँ तक फिर से समझ लीजिए, फिर इसको लिख लेना, उसके बाद थोड़ा स्पेस बना लेंगे और आगे हल करेंगे। हमें दिया था x = p + q + r, और दिया था p समानुपाती है y के, q समानुपाती है y² के, और r समानुपाती है y³ के। हमने इनको बदलकर लिखा p = K1y, q = K2y², r = K3y³। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब हमें कहा था कि जब x = 3 होगा तो y = 1 होगा, x = 14 होगा तो y = 2 होगा, x = 39 होगा तो y = 3 होगा। हमने सबसे पहले यहाँ क्या काम किया, ये p q r को हटाकर हमने x को सीधा y के साथ रिलेट करवाया। कैसे? समीकरण 2, 3 और 4 से p q और r के मान ज्ञात करके समीकरण 1 में रख दिए। देखिए यहाँ था p के स्थान पर रखा K1y, यहाँ था q के स्थान पर रखा K2y², यहाँ था हमारे पास इसमें r, और r के स्थान पर हमने रखा r का मान K3y³। समीकरण 5 बन गई। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आपको बारी बारी से ये तीनों वैल्यू लेने हैं। जब x 3 लेंगे तो y 1 लेंगे, तो हमने x 3 लिया, y को 1 लिया और इस समीकरण में रख दिया, तो पहला रिलेशन प्राप्त हुआ। इसको हमने समीकरण 6 मान लिया। फिर हमने फिर से समीकरण 5 में x = 14 और y = 2 रखा, तो हमें दूसरा रिलेशन प्राप्त हुआ, जिसको हमने समीकरण 7 कहा, K1, K2 और K3 में। ठीक है, फिर हमने x का मान 39 लिया और y का मान 3 लिया, फिर से समीकरण 5 में रखा, तो नेक्स्ट जो तीसरा रिलेशन आएगा K1, K2, K3 में, वो प्राप्त किया, जिसको हमने समीकरण 8 कहा। अब हमें इन तीनों समीकरणों 6, 7 और 8 को हल करके क्रमशः K1, K2 और K3 के मान ज्ञात करने हैं। तो हमने यहाँ पर समीकरण 8 के साथ समीकरण 6 को लिखा और विलोपन विधि लगाते हुए घटा दिया। घटाने पर हमें K1, K2 और K3 में एक रिलेशन मिला, K2 + 4K3 = 5, जिसको हमने नेक्स्ट नंबर दे दिया समीकरण 9। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को तो ले लिया, 8 को और 6 को, अब 7 को और 6 को लिया। समीकरण 7 और 6 लिया, 7 को ऊपर लिखा, 6 को इसके नीचे लिखा, फिर माइनस कर दिया विलोपन विधि लगाते हुए। K1 से K1 कट गया, फिर एक रिलेशन मिला K2 और K3 में, K2 + 3K3 = 4। नेक्स्ट नंबर दे दिया समीकरण नंबर 10। अब 9 और 10 को हल करके हमने क्या किया, फिर से विलोपन विधि लगाई और समीकरण 9 में से समीकरण 10 को घटाया, तो K3 की वैल्यू 1 मिल गई।
अब हमने इस K3 की वैल्यू को समीकरण 9 में रख दिया, 10 में भी रख सकते थे। समीकरण 9 में रखकर हमने K2 की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पर K2 की वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास K2 की वैल्यू है, K3 की वैल्यू है, तो हमें K1 की वैल्यू कौन देगा? हमें K1 की वैल्यू समीकरण 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, लेकिन हमने समीकरण 6 में रख दिए ये मान और K1 की वैल्यू फाइंड कर ली है 1। अब हम ये K1, K2 और K3 की वैल्यू क्रम से समीकरण 5 में रखेंगे और अभीष्ट रिलेशन बना देंगे। उसके बाद हम y का मान 5 लेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। ये आगे करेंगे, अभी उससे पहले आप इसको लिख लीजिए। अच्छा, ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है ना, K3 की वैल्यू यहाँ पर हमें 1 मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए K1, K2 और K3 की वैल्यू कितनी मिल गई थी हमें? 1। तो समीकरण 5 में रख दीजिए। समीकरण 5 में रखने पर x इक्वल्स टू होगा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो डायरेक्ट हो गया ना थोड़ा। चलिए एक लाइन बढ़ा लेते हैं। यहाँ रखेंगे 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई क्यूब, और इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 11 कह देते हैं, ठीक है, 11, क्योंकि 10 तक बन चुकी है हमारे क्वेश्चन में। अब यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है जब y 5 हो। अब समीकरण 11 में x ज्ञात करना है तो y का मान रखेंगे, y बराबर 5 रखने पर x इक्वल्स टू होगा, यहाँ देखिए y के स्थान पर 5, जहाँ भी y दिखे वहाँ 5, यहाँ y का स्क्वायर है इसलिए 5 का स्क्वायर लिखा, यहाँ y का क्यूब है इसलिए 5 का क्यूब लिख रहा हूँ। x इक्वल्स टू 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब होता है 125, तो x का वैल्यू आएगा 150 और 5 155, x का वैल्यू आएगा 155। और यहाँ आकर हमारा ये क्वेश्चन, इसका सल्यूशन होता है कंप्लीट। आई होप आप समझ गए होंगे। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 गिवन लिख लेते हैं। गिवन है एक्स स्क्वायर समानुपाती वाई क्यूब। फिर कहा है कि x इक्वल्स टू है 3 जबकि y इक्वल्स टू है 4, तो x और y के बीच संबंध बताइए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम एक कांस्टेंट k लेते हुए लिख देंगे के वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई क्यूब। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब समीकरण 1 में x बराबर 3 व y बराबर 4 रखने पर k का वैल्यू फाइंड करेंगे। x के स्थान पर रखो 3, k इंटू वाई के स्थान पर रखो 4। 3 की घात 2 यानी 9 होता है, 4 की घात 3 यानी 4 की 3 बार गुना, 4 चौक 16, 16 चौक का 64, और k का मान आ जाएगा 9/64। k का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर तो x² मिलेगा 9/64 वाई क्यूब
और हम इसको लिख देंगे 64x², वज्र गुणा कराई इसकी इसके साथ, इक्वल्स टू 9y³ और इस 9y³ को भी लेफ्ट हैंड में लाएं तो 64x² माइनस 9y³ इक्वल्स टू 0। और संबंध बनाने को कहा था इनका, तो ये अभीष्ट संबंध हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, समझ आ गया, लिख लीजिए। क्वेश्चन 15 देखिए, सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है पहले ही कि x समानुपाती है y के, तो सिद्ध करना है x² माइनस y² समानुपाती होगा xy के। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। इसको हम x इक्वल्स टू के y मान लेते हैं और इसको कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब ये प्रूव करना है तो LHS लेकर चलें, LHS इक्वल्स टू LHS लेकर चलें। चलिए, x² माइनस y², अब इसको लिख दीजिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इक्वल्स टू x के स्थान पर x की वैल्यू रख दीजिए के वाई प्लस वाई और इधर के वाई माइनस वाई। देखो अब y को कॉमन लीजिए इसमें से तो k प्लस 1 बच जाएगा। इधर से y को कॉमन लीजिए, y को कॉमन लेकर यहीं लिख रहा हूँ y गुणा y और इधर बच जाएगा k माइनस 1। फिर से एक बार देख लीजिए, y इसमें से कॉमन लिया बाहर लिख दिया तो यहाँ बचा k और यहाँ बचा प्लस 1। y इसमें से कॉमन लिया बाहर लिख दिया तो यहाँ बचा k और यहाँ बचा माइनस 1। ठीक है, अब ये अच्छा ये LHS हटाओ यहाँ से, ऐसे ही लेके चलो इसको x² माइनस y²। ठीक है, और यहाँ हमने जो वैल्यू पुट की है वो की है समीकरण 1 की सहायता से, समीकरण 1 से। अब y के स्थान पर y ही रहने दीजिए और चूंकि हमें प्रूफ में x भी लेकर आना है तो समीकरण 1 की सहायता से y इक्वल्स टू एक्स अपॉन के रख दीजिए एक y के स्थान पर। ठीक है, तो ये y जो पहले वाला है इसके स्थान पर मैं x अपॉन के रख रहा हूँ, दूसरा y एज इट इज लिख रहा हूँ, फिर k प्लस 1 एज इट इज लिख रहा हूँ, k माइनस 1 एज इट इज लिख रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 1 से हमने ये किया। समझ गए आप? ठीक है, अब ये सारे कांस्टेंट इकट्ठे कर लें, k प्लस 1 इंटू के माइनस 1 और पूरे के अपोन में इस वाले k को लिख दें और इधर लिख दें xy। ये किसके इक्वल आया? x² माइनस y² के इक्वल आया। अब इक्वल लगा हुआ है और साथ में कांस्टेंट है, आप सभी कांस्टेंट को हटा दीजिए और इक्वल की जगह प्रोपोर्शन का साइन लगा दीजिए तो x² माइनस y² समानुपाती xy हो जाएगा। और यही बात हमें प्रूव करनी थी इसमें, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, प्रूव समझ आ गया? नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। दिया हुआ है x समानुपाती y,
वाई क्यूब समानुपाती जेड क्यूब जेड स्क्वायर, और सिद्ध करना है एक्स समानुपाती जेड की पावर 2/3। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू k1y, इक्वेशन फर्स्ट। इसको लिख सकते हैं y क्यूब इक्वल्स टू k2y, k2y नहीं जेड स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। जो हमें प्रूव करना है अगर उसको देखें तो उसमें ओनली x है और z है, लेकिन जो हमें दिया हुआ है उसमें देखें तो उसमें y भी है। तो हम समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके y को एलिमिनेट करेंगे। तो अब इसके प्रूफ में देखिए करना क्या है। समीकरण 2 से या 1 से लिख लीजिए। समीकरण 1 से y का मान जो निकलेगा उसको भी लिख देता हूँ। इस k1 को इधर ले जाओगे तो y इक्वल्स टू होगा x अपॉन k1 समीकरण 2 में रखने पर। रखिए समीकरण 2 में जहाँ y है वहाँ रखिए x अपॉन k1। तो x अपॉन k1, y का क्यूब है इसलिए x अपॉन k1 का भी क्यूब होगा, k2 इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा। इस क्यूब को मैं उधर ले जाऊं तो उधर जाकर ये 1/2 बनेगा, 1/3 बनेगा, x अपॉन k1, k2 जेड स्क्वायर की पावर 1/3। जो पावर इधर होती है उधर जाकर वो 1 अपॉन में हो जाती है, याद रखिएगा। x अपॉन k1 इक्वल्स टू, इसको लिख दूँ k2 की पावर 1/3 और z की पावर 2 एकम 2, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस k1 को भी यहीं पहुंचा दूं तो x इक्वल्स टू होगा k1 k2 की पावर 1/3 z की पावर 2/3 इक्वल है और कांस्टेंट लगे हैं। कांस्टेंट हटा दो, इक्वल को भी हटा दो, प्रोपोर्शन का साइन लगा दो, z प्रोपोर्शनल टू x प्रोपोर्शनल टू z की पावर 2/3। ठीक है, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। लिख लीजिए। क्वेश्चन 17 कहा है यदि x y का अनुलोमानुपाती है और z का प्रतिलोमानुपाती है, यानी x समानुपाती है y के और प्रतिलोम में है z के। ठीक है, अलग अलग समीकरण ना लिखकर अब मैंने दोनों को एक साथ कंबाइंड करके लिखा है। आप भी ऐसा लिखना सीख लीजिए। हमें कहा है x y का अनुलोमानुपाती है और z का प्रतिलोमानुपाती है, यानी x प्रोपोर्शन है y अपॉन z में। ठीक है, अब कहा है कि y बराबर 4 है, z बराबर 12 है, x बराबर 3 है। तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है जबकि y बराबर 2 हो और z बराबर 5 हो। ठीक है, तो ये तो टाइप 1 क्वेश्चन है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। देख लीजिए कैसे करना है। इसको लिख दें x इक्वल्स टू k इंटू वाई अपॉन जेड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ये z इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4 इस इक्वेशन में रखो और k का वैल्यू निकालो। समीकरण 1 में y इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 12 व x इक्वल्स टू 3 रखने पर x के स्थान पर 3, y के स्थान पर 4, z के स्थान पर 12,
4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 इधर गुणा होगा 3 के साथ, तो k का वैल्यू आ जाएगा 3 तिया 9, k का वैल्यू आ गया 9। k का वैल्यू समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 से x इक्वल्स टू होगा 9 इंटू वाई अपॉन जेड। ठीक है, अब हमें अभीष्ट वैल्यू फाइंड करना है x का, y बराबर 2 और z बराबर 5। इसको समीकरण 2 लिख दीजिए। अब समीकरण 2 में y बराबर 2 व z बराबर 5 रखने पर x बराबर होगा 9 गुणा 2/5, y के स्थान पर 2 और z के स्थान पर 5। x बराबर होगा 18/5, मिश्रित भिन्न में लिखे तो 5 तिया 15 और 3 18/5, 5 तिया 15 और 3 18, यानी 3 सहित 3/5 आंसर। ठीक है, समझ गए? सिंपल क्वेश्चन था, टाइप 1, यानी इस तरह के क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में, इसके पहले पार्ट में पढ़ लिए थे। लिखिए इसको भी। अठारहवां प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समानुपाती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, और प्रूव करना है, टू प्रूव एक्स प्लस वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वाई। ध्यान से देखना, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन होगा इसका, लेकिन हो जाएगा, ध्यान से देखना। इसको समीकरण 1 मानो, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से कांस्टेंट का यूज करते हुए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हम x और y में रिलेशन निकालेंगे पहले। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, के को मल्टीप्लाई कराओ अंदर, के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, पक्षांतरण कीजिए, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ, वाई स्क्वायर वाले एक तरफ, तो मैं इस एक्स स्क्वायर को उठाकर यहाँ ले आऊँ तो ये के एक्स स्क्वायर तो यहाँ पहले से है, ये इधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वाई स्क्वायर पहले से है, और ये के वाई स्क्वायर उठाकर लेफ्ट हैंड में लाऊं, माइनस का है प्लस का बन जाएगा के वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लूँ तो के प्लस 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर को इधर से कॉमन ले लूँ तो के माइनस 1 बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इस के माइनस 1 को इसके नीचे रख दें तो के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, या यहाँ से x का वैल्यू निकालूँ दोनों ओर का वर्गमूल लेकर, तो वो मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू रूट के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर। अब चूँकि y का स्क्वायर है इसलिए ये रूट से बाहर आ सकता है और इंटू में y लिखा जा सकता है। समझ गए? ठीक है, इसको आप समीकरण 2 मानिए। अब जैसा कि हमारे प्रूफ में है, एक बार उसमें x प्लस वाई है, एक बार x माइनस वाई है, तो आप समीकरण 2 में एक बार दोनों ओर y जोड़ो और एक बार दोनों ओर से y घटाओ। तो चलिए पहली कंडीशन को कैसे अप्लाई करवाएंगे। समीकरण 2 में दोनों ओर क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हम इसे अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, और जो चीज़ें हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं, जो कांस्टेंट ऐड करते हैं या जो चर हम इसमें जोड़ते या घटाते हैं, वो दोनों तरफ से घटाते हैं ताकि समीकरण का संतुलन बना रहे। ठीक है, समीकरण 2 में दोनों ओर y जोड़ने पर यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ रूट के प्लस 1
अपॉन के माइनस वन वाई, और इसमें भी जोड़ दिया वाई, या एक्स प्लस वाई, यहाँ वाई दोनों पदों में है, एक में से कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा के प्लस वन अपॉन के माइनस वन प्लस वन। ठीक है, ये बच जाएगा। इसको आप समीकरण 3 कह दीजिए। अब हम समीकरण 2 में से दोनों ओर y घटाएंगे। समीकरण 2 में दोनों ओर से y घटाने पर x माइनस वाई इक्वल्स टू रूट के प्लस वन अपॉन के माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई। समझ गए ना, दोनों ओर से माइनस वाई। या इसको लिख दें x माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ से y को कॉमन ले लें तो रूट के प्लस वन अपॉन के माइनस वन और माइनस वन बचेगा। ठीक है, इसको समीकरण 4 कह दीजिए। अब समीकरण 4 और 3 को देखो और जो प्रूव करना है उसको देखो। इसमें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब ये जो y है इसको किसी तरह हटाइए। और y किस तरह हटेगा, जब आप समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग दे दोगे। समीकरण 3 भाग 4 करने पर समीकरण 3 का LHS है x प्लस वाई। इस LHS को समीकरण 4 के LHS से भाग दीजिए, बराबर समीकरण 3 का RHS है y इंटू अंडर रूट के प्लस वन अपॉन के माइनस वन और प्लस वन। इसको भाग दीजिए समीकरण 4 के RHS से के प्लस वन अपॉन के माइनस वन माइनस वन। y से y कैंसिल हुआ। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में सारे के सारे कांस्टेंट बच गए। इन सब की जगह मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूं। इन सब की जगह मैं कोई एक कांस्टेंट मान लेता हूं जिसको मैंने नाम दे दिया c फॉर कांस्टेंट। और यहाँ सामने चाहे तो लिख सकते हैं कि c बराबर है अंडर रूट के प्लस वन अपॉन के माइनस वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। या आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, सोल्व करके भी ये छोटा हो सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं, हमने यहाँ c लिख दिया है। ठीक है, या x प्लस वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बाहर और x माइनस वाई क्या किया, वज्र गुणा करा दी इधर। अब इक्वल है और साथ में कांस्टेंट है। आप अगर इक्वल हटाएंगे तो कांस्टेंट को हटा देंगे और प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे। x प्लस वाई प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई। और इस तरह जो आपको प्रूव करना था वो आप प्राप्त कर चुके होंगे। ठीक है, नोट करिए, फटाफट नोट करिए। चलिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। x समानुपाती है y z के। लिखता जाता हूं मैं साथ साथ। x समानुपाती है y z के और y समानुपाती है z x के। तो दिखाना है कि z कोई अचर राशि है। z कोई अचर राशि है। देखिए, इसको ऐसे लिख दें x इक्वल्स टू k1y z, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और इसको ऐसे लिख दें y इक्वल्स टू k2z x, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हमें दिखाना है z कोई अचर राशि है। ये जो आप y की वैल्यू देख रहे हो समीकरण 2 से, इसको समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर x इक्वल्स टू k1, y के स्थान पर ये पूरा रखोगे k2 z x इंटू, और फिर क्या है लास्ट में
जेड है। एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, ठीक है, इधर बच गया 1, 1 इक्वल्स टू K1 K2 और इधर बच गया जेड स्क्वायर। या यहाँ से K1 K2 हटाए तो जेड स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, K1 K2 हटकर एक के नीचे आएंगे K1 K2, या फिर जेड इक्वल्स टू आएगा रूट K1 रूट 1 अपॉन K1 K2। अब आप देख सकते हैं कि जेड के इक्वल में सारे के सारे कांस्टेंट है, कोई चर राशि नहीं आई, ना तो x आया ना y आई, तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट जेड एक अचर राशि है। क्लियर? लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है x समानुपाती y प्लस जेड, y समानुपाती z प्लस x सिद्ध करना है टू प्रूव x समानुपाती z। ठीक है, चलिए करिए स्टार्ट। यहाँ एक कांस्टेंट ले लीजिए K1 y प्लस जेड, इसको कहिए समीकरण 1, और यहाँ लिखिए y इक्वल्स टू K2 z प्लस x, इसको लिखिए समीकरण 2। अब जो प्रूव करना है उसमें केवल x है और z है, तो y को तो एलिमिनेट करना होगा। अब क्या करें, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर x एज इट इज रहेगा, K1 एज इट इज रहेगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, y के स्थान पर इस पूरे को रख दीजिए K2 इंटू जेड प्लस एक्स, फिर बीच में प्लस है प्लस लगाइए, फिर जेड है जेड लिखिए। अब इसको सोल्व करें, K1 K2 से मल्टीप्लाई कराइए K2 जेड प्लस K2 एक्स और प्लस जेड आएगा। अब K1 से मल्टीप्लाई कराइए सब में, तो K1 K2 जेड प्लस K1 K2 एक्स प्लस K1 जेड। पक्षांतरण करके x वाले पदों को एक तरफ और z वाले पदों को एक तरफ लेकर आएंगे। x वाला पद ये है, मैं इसको उठाकर लेफ्ट हैंड में ला रहा हूँ और लिख रहा हूँ x माइनस K1 K2 x, और z वाले पद तो एक तरफ हैं ही, इनको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, x कॉमन आ सकता है, दोनों पदों में है, कॉमन लीजिए, यहाँ लिखिए 1 माइनस K1 K2। z कॉमन आ सकता है, कॉमन लीजिए और इसको लिखिए K1 K2 प्लस K1 इंटू जेड। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को यहाँ से हटाकर दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये उधर जाकर भाग करेगा, तो ये K1 K2 प्लस K1 के अपोन में आएगा 1 माइनस K1 K2। सारे कांस्टेंट को एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और लिख दीजिए जेड। अब इक्वल है और साथ में कांस्टेंट्स लगे हुए हैं, तो कांस्टेंट्स को हटा दीजिए, इक्वल को हटा दीजिए, आप लिख सकते हैं x समानुपाती z, और यही बात है जो आपको इसमें प्रूव करनी थी, जो आप प्रूव कर चुके हैं। समझ गए बच्चों? तो लिखिए, फिर लिख लीजिए। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप मेहनत करके पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।